नमस्ते बच्चों, आज हम लोग सजीव विशेषताओं का अन्वेषण इस पाठ का एक नया भाग लेकर आए हैं। बच्चों, इस पाठ के पिछले भाग में हमने यह जाना था कि सजीवों में अनेक तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं। उन विशेषताओं का हमने अन्वेषण भी किया था। बच्चों, उन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो बीज होते हैं वे सजीव की श्रेणी में आएंगे या निर्जीव के? बीज सजीव की श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम बीज को अनुकूल परिस्थितियां देते हैं और बीज में अंकुरण होता है तो हमें सजीवों की सारी विशेषताएं वहां पर दिखाई देती हैं। तो बच्चों, आज के इस भाग में हम लोग बीज के अंकुरण के लिए कौन कौन सी परिस्थितियों की आवश्यकता होती है उसको विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, बीज के अंकुरण के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां हैं उसे समझने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। हम मिट्टी से भरे हुए 4 गमले लेंगे और उनके अंदर बीजों को डाल देंगे। बच्चों, हम 4 गमलों को 4 अलग अलग परिस्थितियों में रखेंगे। हमारी पहली परिस्थिति, हमारा गमला सीधा सूर्य के प्रकाश में रखा जाएगा और जो हमने गमले में मिट्टी भरी है उसमें हम पानी नहीं देंगे, यानी कि हमारा गमला जल रहित है। दूसरी स्थिति में बच्चों, हम गमले को सीधा सूर्य के प्रकाश में रखेंगे और उस गमले के अंदर हम अत्यधिक जल डालेंगे, यानी कि हम उसके अंदर बहुत सारा पानी डाल देंगे। बच्चों, यहाँ पर एक बिंदु आप याद रखिएगा, हमारे जो मिट्टी के कण होते हैं उन मिट्टी के कणों के बीच में रिक्त स्थान उपस्थित होता है। इस रिक्त स्थान के अंदर वायु पाई जाती है, लेकिन अगर हम मिट्टी के अंदर बहुत ज्यादा पानी डाल देते हैं तो उस पानी के कारण यह जो वायु है ये यहाँ से दूर हट जाती है और मिट्टी के कणों के बीच में जल भर जाता है। ठीक है, तो यहाँ से वायु बाहर निकल गई। कब बाहर निकल गई? जब हम इसके अंदर जल की ज्यादा मात्रा यानी अत्यधिक मात्रा डाल देंगे। तो इस बिंदु को आप ध्यान रखिएगा। तीसरी स्थिति में हम गमले को पूर्णतः अंधेरे में रखते हैं, मतलब सूर्य का प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पहुंचे और हम मिट्टी के अंदर पर्याप्त मात्रा में पानी को डालते हैं कि हमारी जो मिट्टी है वह नम बनी रहे। चौथी स्थिति के अंदर बच्चों, हम गमले को सूर्य के प्रकाश में रखेंगे और हमारी जो मिट्टी होगी वह भी नम होगी। यानी तीसरी और चौथी दोनों स्थितियों में हमने मिट्टी के अंदर पर्याप्त पानी डाला है। बच्चों, इसको करने के बाद में हमारी किताब के अंदर देखो एक सारणी बनी हुई है। इस सारणी के द्वारा हम बीज के अंकुरण पर विभिन्न परिस्थितियों का क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करेंगे। तो आप इस सारणी को अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर बना लें। अब हम लोग अंकुरण के लिए चारों गमलों के अंदर बीज को जो हमने परिस्थितियां उपलब्ध कराई हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो हमारा जो पहला गमला है उसको हमने सूर्य के प्रकाश में रखा था और वह जल रहित था, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जल उपलब्ध नहीं है। मिट्टी के कणों के बीच में वायु उपलब्ध है और सूर्य का प्रकाश यह भी उपलब्ध है। बच्चों, इसी तरह से हम अगले गमले की स्थितियों को भी यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पर अत्यधिक जल युक्त गमला है, यानी कि जल उपलब्ध है।
वायु, क्योंकि गमले के अंदर हमने बच्चों बहुत ज्यादा जल डाल दिया है, इसलिए मिट्टी के कणों के बीच में वायु उपलब्ध नहीं है। और सूर्य का प्रकाश यह उपलब्ध है। तीसरे गमले को बच्चों हमने अंधेरे में रखा था और मिट्टी जो है वह हमारी नमी वाली थी। तो यहाँ पर बच्चों जल, हाँ, वायु है कि नहीं, तो भाई नम मिट्टी है लेकिन अतिरिक्त अत्यधिक जल नहीं है, इसलिए वायु भी उपलब्ध है। और सूर्य का प्रकाश उपलब्ध नहीं है क्योंकि हमने इसको अंधेरे में रखा है। चौथी स्थिति में सूर्य का प्रकाश और नम मिट्टी, तो यहाँ पर बच्चों जल, वायु और सूर्य का प्रकाश तीनों चीजें हमारे बीजों को उपलब्ध हो रही है। तो इस तरह से हमने उपलब्धता की सारणी को भर दिया। बच्चों अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पूर्वानुमान लगाएंगे, यानी हम सोचेंगे कि निम्न परिस्थितियों में, चार परिस्थितियां हैं, तो चारों परिस्थितियों में कौन से गमले के अंदर बीज का अंकुरण होगा और कौन से गमले के अंदर बीज का अंकुरण नहीं होगा। तो जरा सोचते हैं और एक पूर्वानुमान लगाते हैं बीज के अंकुरण के लिए। तो बच्चों पहले गमले के अंदर जल उपलब्ध नहीं है, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि बिना पानी के बीज का अंकुरण नहीं हो सकता। दूसरे गमले के अंदर जल उपलब्ध है लेकिन वायु उपलब्ध नहीं है, लेकिन सूर्य का प्रकाश उपलब्ध है। तो मेरा ये मानना है कि भाई पानी है तो मतलब हमारा बीज अंकुरित हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पूर्वानुमान लगा रही हूँ कि बीज का अंकुरण होगा। तीसरी स्थिति में जल है, वायु है, सूर्य का प्रकाश नहीं है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि भाई बीज को तो वैसे ही हमने मिट्टी के अंदर दबा के डाल दिया है, तो सूर्य के प्रकाश का कोई ज्यादा महत्व नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं ये मान रही हूँ कि हमारे बीज अंकुरित हो जाएंगे। और चौथी स्थिति में जल, वायु, सूर्य का प्रकाश सभी कुछ उपलब्ध है, इसलिए बीज का अंकुरण हो जाएगा। तो बच्चों मैंने यह पूर्वानुमान यहाँ पर लगाया। यहाँ एक बात ध्यान रखना, मेरे पूर्वानुमान आपके पूर्वानुमानों से कुछ अलग हो सकते हैं क्योंकि ये हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है। अब बच्चों हम लोग अपने प्रयोग वाले गमलों को 15 दिन के लिए छोड़ देंगे। छोड़ने का मतलब यह है कि उनके अंदर हमने जो ये परिस्थितियां बनाई हैं, हम उन परिस्थितियों को मेंटेन करते हुए चलेंगे। जैसे पहले गमले में 15 दिन तक बिल्कुल पानी नहीं देंगे, दूसरे गमले में मिट्टी को हमेशा बहुत ज्यादा गीला बना के रखेंगे, तीसरे गमले को पूरी तरह से अंधेरे में रखेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी मिट्टी के अंदर डालते रहेंगे, चौथे गमले को सूर्य के प्रकाश में रखेंगे और मिट्टी को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नम बनाकर रखेंगे। बच्चों 15 दिन के बाद में हम अपने गमलों का अवलोकन करते हैं, तो मुझे ये परिणाम प्राप्त होते हैं। मेरे पहले गमले में जहां पे जल अनुपस्थित था वहां पर, और दूसरे गमले में जहां पर अत्यधिक जल उपस्थित था, मुझे कोई भी बीज का अंकुरण नहीं मिला। तीसरा गमला जो मैंने अंधेरे में रखा था वहां अंकुरण तो हुआ, लेकिन वो जो छोटा सा पौधा मुझे मिला वो बहुत ज्यादा स्वस्थ नहीं था। और चौथे गमले के अंदर मुझे बहुत ही अच्छे अंकुरण प्राप्त हुए। तो बच्चों इन अवलोकनों को मैं अपनी सारणी में दोबारा लिखूंगी। तो हम अपनी सारणी के ऊपर वापस आते हैं और अवलोकन को लिखते हैं। तो पहले अवलोकन में पहले गमले के अंदर बीज का अंकुरण नहीं हुआ, दूसरे गमले के अंदर भी बीज का अंकुरण नहीं हुआ, लेकिन तीसरी स्थिति अंधेरा था तो भी अंकुरण हो गया, और चौथी स्थिति में तो हमने बीज को सारी चीजें उपलब्ध कराई थी, वहां भी अंकुरण हो गया। बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो हमारे अवलोकन और हमारे पूर्वानुमान में थोड़ी सी भिन्नता है। कहाँ पर? इस जगह पर। इसका मतलब कि हमें बीज के अंकुरण के लिए जो भी परिस्थितियां हैं
उन परिस्थितियों के ऊपर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। तभी हम समझ पाएंगे कि बीज को किन किन चीजों की आवश्यकता होती है अंकुरित होने के लिए। तो चलो हम जल, वायु और सूर्य का प्रकाश तीनों बिंदुओं के ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं जल के साथ में। बच्चों, बीज के अंकुरण के लिए सबसे पहला बिंदु कि जल आवश्यक होता है। अब क्यों आवश्यक होता है उन बिंदुओं को देखना। तो पहला बिंदु हमारा है बीज की वृद्धि के लिए जो भी अनिवार्य प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा करने के लिए हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। अगर जल नहीं होगा तो बीज की वृद्धि के लिए अनिवार्य प्रक्रियाएं शुरू नहीं होंगी। दूसरा बिंदु देखना, बीज का एक बाहरी आवरण होता है जिसको हम बीजावरण कहते हैं। हमारा जो जल है वह इस बीजावरण को मुलायम बना देता है जिससे बीज का अंकुरण आसान हो जाता है। तीसरा बिंदु देखना, बीज के अंदर बच्चों एक नन्हा भ्रूण होता है जो पौधे के अंदर विकसित होता है। तो जल इस भ्रूण को पौधे में विकसित होने में सहायता करता है। तो ये तीन चीजें हैं या तीन बातें हैं जो हमें याद रखनी है। अब बच्चों हम अपने अवलोकन पे आते हैं। गमला नंबर क, जहां पर जल अनुपस्थित था। बच्चों वहां पर बीज के अंदर ना तो अनिवार्य प्रक्रियाएं हुई, ना हमारा बीजावरण मुलायम हुआ और ना ही इस नन्हे भ्रूण तक पानी पहुंच पाया क्योंकि पानी था ही नहीं। इसलिए हमारे बीजों का अंकुरण नहीं हुआ। गमला नंबर ख, जहां पर बच्चों हम लोगों ने अत्यधिक जल डाल दिया था, बहुत ज्यादा पानी डाल दिया था, वहां पर क्या समस्या आई वो समझना। इस स्थिति में बच्चों ये अनिवार्य प्रक्रियाएं तो शुरू हुई, ये बीजावरण भी मुलायम हो गया, लेकिन हमारा जो ये नन्हा सा भ्रूण था क्योंकि इसको बहुत ज्यादा पानी मिल गया, बहुत ज्यादा पानी मिलने की वजह से हमारा ये जो भ्रूण था यह गल गया और फिर विकसित नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये बातें हमें यहां से ध्यान रखनी है कि जल किस तरह से हमारे बीजों के अंकुरण को प्रभावित करता है। तो बच्चों चलते हैं अगले कारक के ऊपर, वह है वायु व मिट्टी। बच्चों बीजों को अंकुरण के लिए वायु की आवश्यकता होती है। और कौन सी वायु? जो मिट्टी के कणों के बीच के स्थान पे उपस्थित है। बच्चों यहाँ आप ध्यान दें, जिस गमले के अंदर हमने अत्यधिक जल डाल दिया था, तो अत्यधिक जल डालने के कारण उस गमले की जो मिट्टी थी उसके कणों के बीच में से जो वायु थी वह हट गई। और क्योंकि वायु अंकुरण के लिए आवश्यक है इसीलिए वहां पर हमारे बीजों का अंकुरण नहीं हुआ। बच्चों साथ ही साथ जो मिट्टी होती है वह क्या करती है, उसके बीच का जो स्थान है, कणों के बीच का जो स्थान है, वहां पर जड़ों को जगह मिलती है और जड़ें आसानी से वृद्धि करती हैं। तो ये था हमारा दूसरा कारक। चलिए अगले कारक को समझते हैं, वह है प्रकाश और अंधकार की परिस्थितियां। बच्चों वैसे तो बीजों के अंकुरण के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अंकुरण के बाद में जो छोटा सा पौधा बनता है जिसको हम नवोद्भिद कहते हैं, उसकी वृद्धि के लिए प्रकाश बहुत आवश्यक होता है। तो हमने देखा था बच्चों कि जो गमला हमारा पूर्णतः अंधेरे में रखा हुआ था वहां अंकुरण तो हो गया था, लेकिन जो नवोद्भिद थे वो हमारे स्वस्थ नहीं थे। जबकि जो गमला हमारा सूर्य के प्रकाश में रखा हुआ था और उसको पर्याप्त जल दिया था, वहां पर हमें बिल्कुल स्वस्थ नवोद्भिद दिखाई दे रहे थे। तो बच्चों वैसे तो प्रकाश अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है, बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है, इस बिंदु को आप ध्यान रखिएगा। तो बच्चों ये थी हमारे
आवश्यक कारकों के ऊपर चर्चा। अब हम लोग बच्चों वापस अपनी सारणी के ऊपर आते हैं और हमारे जो परिणाम हमें मिले थे अवलोकन के पश्चात, उन अवलोकनों का या उन परिणामों का क्या संभावित कारण है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहला जो हमारा गमला था सीधा सूर्य के प्रकाश में जल रहित, यानी कि इसको जल नहीं मिल रहा था लेकिन वायु और सूर्य का प्रकाश मिल रहा था, और हमारा बीज जो है यहाँ पर अंकुरित नहीं हुआ था। तो बच्चों इसका संभावित कारण क्या है कि हमारे बीजों के पास जल का अभाव था। दूसरी स्थिति, जहां पर जल भी था, वायु नहीं थी, सूर्य का प्रकाश था, बीजों का अंकुरण नहीं हुआ। यहाँ पर बच्चों जल की मात्रा बहुत ज्यादा थी, तो यहाँ पर अंकुरण नहीं होने का क्या कारण था कि पहला बिंदु जल बहुत ज्यादा मात्रा में था, तो जल की अधिकता और मिट्टी के कणों के बीच में वायु की अनुपस्थिति। तीसरी स्थिति देखो, जहां पर हमने अंधेरे में रखा था लेकिन मिट्टी जो है वो नमी वाली थी, तो यहाँ पर अंकुरण प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि बीजों का अंकुरण प्रकाश से अप्रभावित रहता है। चौथी स्थिति में हमने सारी परिस्थितियां इसको उपलब्ध कराई थी और हमारे बीजों का अंकुरण भी हुआ था। तो क्यों संभव था? क्योंकि बीज के अंकुरण के लिए सभी परिस्थितियां यहाँ पर अनुकूल थी। तो बच्चों ये थी पूरी चर्चा कि बीज को अंकुरण के लिए किन किन परिस्थितियों की जरूरत होती है। बच्चों अब हम कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। वैसे तो हमने बोला कि अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कॉलियस और पिटूनिया जैसे कुछ पौधों के अंदर बीजांकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। बच्चों बीजों को बोते हैं तो उनके ऊपर मिट्टी नहीं डालते, बीजों को मिट्टी की सतह के ऊपर ही छोड़ देते हैं। इसी तरह से बच्चों एक पौधा होता है कैलेंडुला, इनके बीजांकुरण के लिए अंधकार की आवश्यकता होती है। इस बात का क्या मतलब है? यानी कि हम इन बीजों को जब तक बहुत ज्यादा गहराई में नहीं बोएंगे तब तक ये बीज अंकुरित नहीं होंगे। यानी अगर इन बीजों को थोड़ा बहुत भी प्रकाश मिल रहा होगा तो वो बीजों के अंकुरण को रोक देगा। तो बच्चों ये था हमारा आज का पाठ। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस पाठ के अगले भाग के साथ में मैं आपसे फिर मिलने आऊंगी। तब तक अच्छी पढ़ाई करिएगा। नमस्कार।